हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें फॉर्मूला तो बन गया, अभी इसमें हम क्वेश्चन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसमें आपको निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और ये जो डायग्राम दिया है, ये फर्स्ट जो डायग्राम दिया है हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर का आई होप आप लोगों को सभी को फॉर्मूला पता होगा कि हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम फर्स्ट फिगर पे अभी हम जाते हैं। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया, इसमें हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हेमिस्फीयर का आपको एरिया पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है। तो फर्स्ट में हम निकाल देते हैं कि फ्लक्स कितना आएगा। फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, ई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिप्रेजेंट कराया हुआ है, ई रिप्रेजेंट किया है डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस हम बाद में निकालेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और हेमिस्फीयर का नॉर्मल डेल्टा एस वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके बीच में एंगल कितना डिग्री का बताया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बताया हुआ है। तो यहाँ पर रख सकते हो ई ऑफ डेल्टा एस कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ई ऑफ डेल्टा एस कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो ई बाई 2 ऑफ डेल्टा एस। ओके, सो हम इसमें एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं, कितना होता है ई बाई 2। ये कितना आएगा, 2 पाई r²। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, e पाई r ऑफ स्क्वायर। तो आपका इसमें निकाल दिया आपने फ्लक्स। ओके, सिमिलरली ये हो गया हमारा फ्लक्स। सिमिलरली हम दूसरे डायग्राम का भी निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा, आप दूसरे डायग्राम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपका कोई सिलेंडर है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसमें आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई ई नॉट। अभी मैं ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंगल हो गया 30 डिग्री विद यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। ठीक है, ये आपको होमवर्क है कि इसमें आपका टोटल इलेक्ट्रिक इसमें आपका टोटल फ्लक्स कितना बनेगा इसका। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा न्यू क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड ई वाई ई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन विच अल्फा इज इक्वल टू दिस वन एंड कैलकुलेट द फ्लक्स फाई एक्स थ्रू द क्यूब, द चार्ज विद इन द क्यूब, assume that a is equal to 0.1 mm or 1 m where a is side of क्यूब। ठीक है, तो आपको क्यूब का साइड दिया हुआ कितना है, ए। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं गिवन, हमें गिवन क्या क्या है। ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ ई वाई, और ई जेड क्या है, 0 है। देन अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन कुलॉम मीटर के पावर हाफ, एंड ए इज इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ई वाई एंड ई जेड कंपोनेंट 0 है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स क्यूब आर लाइज परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड एक्सेस। वाई एंड जेड एक्सेस मीन्स आपका जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और आप देखते हो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 0। इस वजह से आपका ये क्या हो गया, कंपोनेंट 0 हो गया। तो अब आपका क्या बचता है इसमें, ये एक्स कंपोनेंट बचता है। लेकिन आप जो क्यूब देख रहे हो, क्यूब का ओरिजिन से डिस्टेंस आप देख रहे हो ए डिस्टेंस है।
ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका EX कंपोनेंट है आपका लेफ्ट के लिए भी है, क्यूब के जो लेफ्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और क्यूब के राइट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों के लिए आपका EX की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्यूब के लेफ्ट पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब के राइट पे। ओके, सो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब। कितना आएगा, इसको आपने मान दिया E ऑफ L। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अल्फा। लेफ्ट साइड में डिस्टेंस x की वैल्यू क्या है आपका, a की पावर हाफ। ठीक है, अब आपको निकालना है फ्लक्स एट लेफ्ट साइड। ये बेसिकली क्या बनेगा, फाई ऑफ L। ठीक है, फाई ऑफ L क्या आएगा, E डॉट डेल्टा S। ठीक है, अब E डॉट डेल्टा S क्या आ जाएगा आपका, E डेल्टा S कॉस ऑफ थीटा। ओके, E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा A की पावर हाफ, डेल्टा S आपका क्यूब का एरिया कितना आएगा, A स्क्वायर इंटू आपका लेफ्ट में है तो एंगल कितना बनेगा क्यूब के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, और कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना आता, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का अल्फा ए की पावर, यहाँ 2 पावर है, ये 1/2 पावर है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/2, ये आएगा 5/2। तो 5/2 फाई ऑफ L। ठीक है, ओके, सो हमने कैलकुलेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट साइड। सो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट साइड। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, राइट साइड में निकाल सकते हो। ओके, सो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट साइड। सो आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक क्या, सेंटर से लेके यहाँ तक का आपका डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस A है, ये पूरा डिस्टेंस A है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस एट राइट साइड, राइट साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस A इज इक्वल टू 2A। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी आपका, 2 ऑफ A। ओके, सो हम निकाल देते हैं E ऑफ R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा 2A की पावर हाफ। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें निकाल सकते हो फ्लक्स एट राइट साइड, फ्लक्स एट राइट साइड कितना आएगा, फाई ऑफ L इज इक्वल टू E ऑफ R डेल्टा S कॉस ऑफ थीटा। ठीक, E ऑफ R कितना है, अल्फा 2A की पावर हाफ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें, 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये आया अल्फा 2A की पावर हाफ। ओके, डेल्टा S की वैल्यू रहेगी यहाँ पर क्या आएगा, A स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A रूट ऑफ 2 और A की पावर 5/2, तो ये निकल गया फाई ऑफ R, राइट साइड फाई ऑफ R। ओके, सो ये हमारा आ गया फाई ऑफ R। अब इसमें निकालो नेट फ्लक्स एट क्यूब, कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ L प्लस फाई ऑफ R। ठीक है, बट आप क्या देख रहे हो, दोनों के बीच में एंगल क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो फाई ऑफ L कितना है, माइनस का अल्फा A की पावर 5, और ये क्या है, अल्फा रूट 2 A की पावर 5/2। ओके, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, अल्फा A की पावर 5/2, क्या बचेगा यहाँ पर, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और रूट 2 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, 1.414, तो रख दीजिए, क्या आएगा, अल्फा A की पावर 5/2 1.414
-1, ओके। अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपकी, 800 था। ए की वैल्यू कितना था, 0.1 की पावर 5/2 इंटू ये कितना हो गया, 0.414। सो यहाँ पर आप निकाल सकते हो वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये आ गया नेट फ्लक्स एट क्यू। ओके स्टूडेंट, सो हमारा निकल गया नेट फ्लक्स। अब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको टोटल चार्ज भी निकालना है, तो टोटल चार्ज आप कैसे निकालोगे, उसके लिए अभी मैंने गॉस लॉ नहीं बताया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको टोटल चार्ज कैसे निकालना है। ठीक है, टोटल चार्ज के लिए आप लगा दो गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो आप फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। रख दीजिए वैल्यू 1.05 इंटू ये क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा क्या आएगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये निकल गया आपका टोटल चार्ज एट क्यू। निकल गया आपका टोटल चार्ज एट क्यू। हेलो स्टूडेंट और वेलकम टू निर्भर एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, सो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या, the total electric flux over a closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S। मीन्स कि आपका कोई बॉडी ले लिया, बॉडी के अंदर आपके कितना चार्ज है, उस चार्ज के अक्रॉस कितना फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, वो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपका वो चार्ज, कोई चार्ज अंदर रखा है और कोई चार्ज बाहर रखा है, तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट अंदर वाले चार्ज पर नहीं पड़ेगा और अंदर वाले चार्ज पे बाहर वाले चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो आपको बाहर वाला चार्ज है वहां पर हम फ्लक्स को मेजर नहीं करेंगे, हमने कहा मेजर करना है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पॉइंट गॉस थ्योरम के लिए सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंसीडर करना है गॉस सरफेस, गॉस सरफेस या गॉस कर्व, गॉस कर्व। ठीक है, नॉर्मली हम गॉसेस सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो गॉसेस सरफेस की हेल्प से ही हम इसमें निकालेंगे चार्ज इनसाइड द कंटेनर या चार्ज इनसाइड एनी बॉडी या फ्लक्स इनसाइड एनी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गॉस सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। वो आपका इमेजिनरी सरफेस होगा, वो एक्चुअल सरफेस नहीं होगा। लाइक एज कि अगर मैंने गॉस सरफेस इस जो हमारा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग गॉस सरफेस ड्रॉ करना है, तो जो ये डायग्राम है ये कौन सा आपका स्पेरिकल डायग्राम है या आपका सर्कुलर डायग्राम है, तो इसमें जो आप गॉस सरफेस ड्रॉ करोगे वो आपका कौन सा ड्रॉ करोगे, स्पेरिकल या सर्कुलर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो गॉस थ्योरम की कंडीशन है कि जो आप गॉस सरफेस बनाओगे, गॉस सरफेस ऑलवेज बी इन सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही रेंडमली इसमें गॉस सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, गॉस लॉ आर नॉट applicable outside the surface, outside the surface, which surface, Gaussian surface। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली
आपका इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लेते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लेते हो, फाई ई, जो कि आपने निकाला है ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में था। अब यहाँ पर जो लिखोगे आप फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इज चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। अब यहां से आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला और मिल गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला यहाँ से, दिस वन, ओके। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, जो हमने रूल हमने यहाँ बता तो दिया कि जो फ्लक्स है वो इज इक्वल टू हो रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बट हम विदाउट वेरिफिकेशन हम इसको नहीं बोल सकते, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ओके। सो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ इसका निकालेंगे, तो है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इसमें आपने देखा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने जो कैलकुलेट किया था कितना आया था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं गॉस थ्योरम को विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, या आप यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने एक डायग्राम दिया है जिसमें आपका ये स्फीयर है जो आपका सर्कल दिख रहा है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये पॉइंट ओ है, ठीक है। ओरिजिन पे आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या कोई चार्ज रखा है प्लस का क्यू, ठीक है। अब आपने बोला कि आपका जो इस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे आपने कोई चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कितना मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज आपने कैलकुलेट कर दिया था कि अगर आपको रेडियस पता है एंड पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस स्फीयर से आपने एक पॉइंट वेक्टर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर आपने किस स्ट्रिप कंसीडर कर ली। स्ट्रिप कंसीडर करने का मैंने आपको रीजन बताया था कि एक पॉइंट पे आपने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, उससे आप पूरा ओवरऑल आपने स्फीयर पे अगर आप फ्लक्स निकालना है तो सबका क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप कंसीडर किया तो ऑब्वियसली आपको इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए कि इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो जो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसको आपने मान लिया एन कैप, ठीक है। पी की वजह से जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया एन कैप। अब उसके बाद आपने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया आपका आर कैप, ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब आपको क्या निकालना है, पी पॉइंट पर फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नाउ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट चार्ज और आपने मान दिया एट पॉइंट पी, ठीक है। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट डी एस, ठीक है। या अभी मैं इंटीग्रेशन ना करने के बजाय मैं सिंपल सा लिख देती हूँ, तो लिख दीजिए डी ऑफ फाई ई, डी ऑफ फाई ई मीन्स एक पर्टिकुलर आपने जो स्ट्रिप लिया उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी एस
ये किसके फॉर्म में आएगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ओके, ई डॉट, अब ds वेक्टर आपने निकाला था, कितना था आपका, n कैप डॉट ऑफ ds या डेल्टा f, इसके केस में लिया था, ठीक है। तो ले लीजिए d ऑफ फाई e इज इक्वल टू, e की वैल्यू कितनी है आपकी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसमें क्या है r कैप है, इनटू n कैप ds। ओके, अब आप देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें r कैप डॉट n कैप को कैलकुलेट करना है। ओके, तो निकाल दीजिए इसमें r कैप डॉट n कैप। अब आप क्या देख रहे हो, r कैप भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या, और n कैप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो आप इसको ले सकते हो r n cos ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री तक, r n cos ऑफ 0, ठीक है। और r क्या यूनिट वेक्टर है, तो r और आपका n दोनों के दोनों आप इसमें कंसीडर करोगे 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, cos ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आपका r कैप डॉट n कैप की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 1। तो स्टूडेंट तो रख दीजिए यहाँ पर r डॉट n कैप की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, d ऑफ फाई e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये क्या हो गया, d। नाउ अब दोनों साइड कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, d ऑफ फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई, ओके, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा आपका, d ऑफ, ठीक है। अब d ऑफ s आपका बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ स्फीयर, और उसका रेडियस क्या है, r। सो एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा, या इसको आप बोल रहे डी एस इज इक्वल टू कितना आएगा, बेसिकली 4 पाई स्क्वायर, आपने देख, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ डी एस की वैल्यू, पाई ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू ये कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल गया आपका पाई ऑफ ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई ऑफ ई। अगर आपने क्या रखा है यहाँ पर, एक चार्ज रखा किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, ठीक है। अगर अब इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे चार्जेस में अगर स्फीयर के अंदर रख सकते हो, तो उस केस में आपका फ्लक्स क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इफ Q1 Q2 Q3 up to so on Q1 charges lies inside the sphere, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है, पाई ऑफ ई, पाई ऑफ E1 Q1 की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, Q2 की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, आपको सो ऑन Qn की वजह से आपका जो फ्लक्स है कितना आ जाएगा, Q1 बाई आर स्क्वायर, Q2 बाई आर स्क्वायर, अप टू सो ऑन Qn बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें ले सकते हो 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Qn, ओके। तो हमारा फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पर, पाई ऑफ ई, ओके, पाई ऑफ ई, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा है इनसाइड द स्फीयर, तो उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना फ्लक्स बन रहा है। तो सिमिलरली हम क्या रख देते, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को रख देते हैं, चार्ज को रख देते। तो लिखते सपोज Q1 Q2 up to so on Qn charges lies
inside the sphere. तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा आपका इसमें? टोटल फ्लक्स पाई ऑफ ई कितना आएगा? पाई ऑफ E1 प्लस पाई ऑफ E2 अप टू सो ऑन पाई ऑफ En. ठीक है, पाई ऑफ E1 Q1 पे कितना फ्लक्स बनेगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 पे कितना बनेगा? Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन Qn पे कितना बनेगा? Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हो, तो Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Q ऑफ n। क्या है? ओके, अब आपने देखा कि जो टोटल जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन Qn, यही होता है टोटल चार्ज जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया टोटल फ्लक्स पाई ऑफ ई। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो अब याद रखना कि आपका जो कोई भी बॉडी है उसके स्फीयर के अंदर है, किसी भी बॉडी के अंदर है, अगर आप चार्ज ले रहे हो तो टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। सबसे पहले आपने डिडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलॉम्स लॉ आपने किया था, अब यहाँ पर से आपको कूलॉम्स लॉ को डिडक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको फ्लक्स दिया है, फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एच इज इक्वल टू कितना आया था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर सपोज हमने क्या कि पॉइंट चार्ज किया यहाँ पर क्यू है, तो सिमिलरली प्रीवियस आपकी कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया था? कट स्ट्रिप whose यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज n है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आपका r है। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या लिया था? ई डॉट डी एस आर कैप और एन कैप इज इक्वल टू आपका क्या आया था? 1 आया था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आर कैप यहाँ पर था और एन कैप यहाँ था, दोनों में क्या हो गया? दोनों 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा? डी एस इज इक्वल टू क्या आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस कितना आ जाएगा स्क्वायर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन अब आपको क्या निकालना है? इसमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन था? ई इज इक्वल टू क्या था? क्यू फोर्स अपॉन चार्ज, ये आपने निकाला था। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई, ई की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये निकल गया 4। ये आपका क्या था? कूलॉम्स लॉ। ओके, तो इसके बेस पे आपका जो फोर्स निकला कितना कितना निकल गया? इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, इसको हम गॉसेस लॉ का अप्लाई कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन में, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, एक आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया है, उसमें आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में। ठीक है, तो ये आपको एक वायर दिख रहा होगा जो कि मैंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एज्यूम करा है कि आपको मैंने बताया कि जो वायर होता है, वायर किसके फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं आप उसको? लाइक एज की वायर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल
इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो ये किसका फॉर्म बनता है, आपका वायर का फॉर्म बनता है। और आप देख सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ आपको वायर का क्या होता है, रेडियस होता है। तो वो रेडियस होगा, अगर उसमें हाइट होगा तो ऑब्वियसली आप उसको सिलेंडर के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो एक वायर है जिसमें मैंने जो चार्जेस दिए हैं पॉजिटिव चार्जेस है, पूरे वायर में यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, अब इस वायर को अगर मैंने सिलेंडर के फॉर्म में एज्यूम करा तो इसमें जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, मैंने यहाँ एज्यूम करा है कि एन कैप जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये लेट सपोज यहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर जा रही है एन कैप इस डायरेक्शन में, यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको ही हमने यहाँ पर नीचे कुछ डायग्राम, आपको बी डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर एज्यूम करा कि लेट सपोज कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको आपने मान लिया P1, सेकंड वाला पॉइंट आपने उसको मान लिया P2। ठीक है, और ये आपका हो गया ओरिजिन, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और जो P1 है ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि P2 कवर करेगा, तो दोनों के दोनों ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए। तो अब आप क्या देखते हो कि अगर आपका P1 का यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, P2 का यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, लाइक एज कि P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E1, P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E2। सिमिलरली आपके इसके कंपोनेंट बनेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे, कुछ वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। तो अब आपका क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बेसिकली वो रेडियल फॉर्म में बन रहा है, कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो सारे के सारे डायरेक्शन को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो नॉर्मली मैं कौन सा कंसीडर कर रही हूँ, ओ आर वाला कंसीडर कर रही हूँ। ओ आर के रिस्पेक्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसको ही एज्यूम करके हम यहाँ पर लेंगे। तो मीन्स आपको जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में भी जाएगा, आपका इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि अगर आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, दूसरा, अगर आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, आपका 90 डिग्री का बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आपका 90 डिग्री का बनेगा। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक बार आप फ्लक्स को मेजर करोगे, दूसरे बार आप यहाँ पर फ्लक्स को मेजर करोगे, तीसरी बार आप यहाँ पर फ्लक्स को मेजर करोगे। तो उसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ phi1, phi2 एंड phi3। तो उसमें ले लेते हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर whose linear charge density is lambda। ओके, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो टोटल फ्लक्स एट वायर। ठीक है, इसको आपने मान लिया फाई ऑफ ई इज इक्वल टू आएगा फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3। ठीक है, फाई ऑफ E1 आपने मान लिया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसके लिए आपने मान लिया phi1, इसके लिए मान लिया phi2 एंड इसके लिए मान लिया आपने phi3। ठीक है, तो अब आपको निकालना phi1, phi2 एंड phi3। तो ले लिया फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, E डॉट ds, या आप इसको लिख सकते थे ये वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, इसको लिख सकते थे E r कैप डॉट n कैप ds। ओके, अब यहाँ पर आपको निकालना है आर कैप डॉट एन कैप। तो इस केस में आपका आर कैप डॉट एन कैप कितना आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो एन कैप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आर कैप भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या जाएगा आर एन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आर की प्लेस में आप लिखोगे 1, एन की प्लेस में 1 और कॉस ऑफ 0 डिग्री, उनके बीच एंगल 0 डिग्री हो रहा, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ओके ओके, तो आपको फ्लक्स फाई ऑफ E1 कितना आएगा, फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू E d ऑफ S। ठीक है,
उसको आपने इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं और इस वाले को फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अब निकाल दीजिए इसमें फाई ऑफ E2। ठीक है, फाई ऑफ E2 कितना आ जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर कितना होगा E r डॉट r कैप डॉट n कैप ds। फिर से अब यहाँ क्या निकालना है, r कैप डॉट n कैप। ठीक है, तो यहाँ पर r कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू कितना बनेगा, r n cos ऑफ, एंगल कितना बना दोनों के बीच में, सेकंड वाले में 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 0। ठीक, ओके, सो फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू कितना हो गया है 0। सिमिलरली आपका फाई ऑफ E3 भी 0 होगा क्योंकि उसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू क्या था, फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3। ओके, फाई ऑफ E2 क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, यहाँ से क्या कितना मिला आपका EDS। ओके, अब निकाल दीजिए फाई ऑफ E, यहाँ कितना हो गया आपका E ऑफ DS। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ स्मॉल q ना लेके हम कैपिटल Q ले लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं। ओके, सो फाई ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो गया EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E को हम बाहर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपका आ गया, ये क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेसिकली, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लो गया आप ds, ये कितना आएगा 2 पाई r, ये होता है r क्या है रेडियस, l इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके, तो निकाल दीजिए E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आया Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब आपको स्टार्टिंग में गिवन था लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा Q बाई एल, ये आपने निकाला था। तो Q इज इक्वल टू यहाँ ले सकते हो आप लैम्डा ऑफ एल, यहाँ से Q की वैल्यू आप कहाँ रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दो। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है लैम्डा ऑफ एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, सो ये हमारा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए थिन लॉन्ग वायर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये याद रखना। और ये जो एग्जाम, ये आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आएगा और आपका एकेडमिक एग्जाम, दोनों के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जाता है और पूरा आपका न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरा ये टॉपिक भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमसे याद रखना, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट क्या आया था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दैट मींस E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। ठीक है, ये आपके बेसिक कंडीशन है कि जब भी आपका इनफाइनाइट वायर का केस आएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। ठीक है, इसमें आप कुछ पॉइंट ले सकते हो इसमें कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली यहाँ डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे। ठीक है,
तो अगर आपका लैम्डा की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी आपकी डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन लिया है इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। लैम्डा अगर 0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्या है इसका कि जब भी आपका लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इफ लैम्डा इज लेस देन 0, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका इस केस में क्या होगा, जो अगर आपका लैम्डा इज लेस देन 0 हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कहाँ जाएगा, इनसाइड द बॉडी जाएगा, जो कि आपका कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये बेसिक कंडीशन, तो आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके।